नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठानम में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आइए यार आगे बढ़ते हैं और ग्रामीण समाज एवं विकास की कक्षा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और आज की क्लास में हम लोग ग्रामीण स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था को देखने का प्रयास करेंगे कि जो ग्रामीण विकास के लिए जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो किस तरह से काम करती है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें कि जो ग्रामीण विकास के लिए जो प्रशासनिक व्यवस्था है ये इसके कितने स्तर हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसके ये 3 स्तर पे काम करती है। सबसे पहला जो है वो है राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासन। सबसे पहला क्या है भाई? राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासन। तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासन को सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासन को मजबूत करने के लिए, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जो ग्रामीण प्रशासन है इसको मजबूत करने के लिए सर्वप्रथम 1979, मतलब इसको 1979, तो सर्वप्रथम 1979 में, कब भाई? 1979 में एक मंत्रालय का गठन किया गया जिसका नाम था ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय। क्या नाम है भाई? ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय। ठीक है। तो सबसे पहले 1979 में एक मिनिस्ट्री बनाई गई, एक मंत्रालय बनाया गया और उसका नाम रख दिया गया ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय। ठीक है। फिर उसके बाद 1982 में, कब भाई? 1982 में, 1982 में इसका नाम परिवर्तित करके इसका नाम रख दिया गया ग्राम विकास मंत्रालय। क्या रख दिया गया भाई? ग्राम विकास मंत्रालय। तो यहाँ से दो बातें हम लोगों ने सीखी कि सबसे पहले 1979 में ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय का गठन किया गया और उसके बाद 1982 में इसका नाम रख दिया गया ग्राम विकास मंत्रालय। ठीक है। अब ये जो ग्राम विकास मंत्रालय बनाया गया भाई, इसके तहत 2 विभाग बना दिए गए। और ये 2 विभाग कौन कौन से थे? एक तो पहला विभाग था ग्राम विकास विभाग। कौन सा था भाई? ग्राम विकास विभाग, एक तो ये था। और जो दूसरा हमारा विभाग था वो था पेयजल आपूर्ति विभाग। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ग्राम विकास मंत्रालय के अंतर्गत कितने विभाग थे? 2 विभाग थे। कौन कौन से विभाग थे भाई? एक तो ग्राम विकास विभाग और एक पेयजल आपूर्ति विभाग। ठीक है। तो सबसे पहले इन 2 विभागों का गठन किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आइए, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब राज्य स्तर पर प्रशासन को समझने का प्रयास करेंगे। तो सामान्य सी बात है कि प्रदेश स्तर पर ग्राम विकास विभाग का मुखिया, मतलब ये जो ग्राम विकास विभाग है इसका मुखिया सचिव स्तर का अधिकारी होता है। तो जो मुख्यमंत्री जी के सचिव होते हैं, मुख्यमंत्री के जो सचिव होते हैं वो इसका प्रमुख अधिकारी होगा। ठीक है। वही इसके प्रमुख अधिकारी बन जाएंगे। तो विकास कार्य की निगरानी है तो एक विकास समिति होती है जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। ये देखिए, अध्यक्ष इसके मुख्यमंत्री होंगे और इनकी सहायता के लिए कौन होंगे? सचिव जी होंगे। ऐसे होते हैं ना मुख्यमंत्री जी के सचिव। ठीक है। तो ये राज्य स्तर पर इसका प्रशासन ये देखेंगे। मतलब यूं समझिए कि केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री देखेंगे, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री देखेंगे और इनकी मदद के लिए जो इनके सचिव होंगे वो इनकी मदद के लिए नियुक्त किए जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। जिला स्तरीय प्रशासन समझ लेते हैं। अब सेम यही चीज जिला स्तर पे बात आ जाएगी। तो इसके लिए जिला योजना समिति होती है जिसका अध्यक्ष कौन होगा? कलेक्टर होगा। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डीएम जो होता है, वो जिला स्तरीय प्रशासन का हेड होगा, चेयरमैन होगा, अध्यक्ष होगा। कलेक्टर की सहायता के लिए जिला विकास अधिकारी होते हैं। ठीक है। डीडीओ। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। तो इनकी डीएम की मदद के लिए कौन होंगे? डीडीओ होंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक। चलिए अब चलते हैं आगे। ये सब सामान्य सी बात है। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं कि 1952 में एक कार्यक्रम शुरू किया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो यहां से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जाता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम
अगस्त 1952 में शुरू किया गया। हालांकि आपने योजनाओं के सेगमेंट में इसको पढ़ लिया होगा, क्योंकि हम लोग एक सीरीज शुरू किए हैं जिसमें हर रोज लगभग 2 या 3 योजना हम लोग देखते हैं। आशा करता हूं कि आपने उसको देख लिया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको याद भी हो गई होगी कि वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बाद 1953 में इसको विस्तार देने के लिए 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं शुरू की गई थी। 1953 में शुरू किया गया था राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं। तो एक चीज यहां से आपसे ये पूछी जा सकती है कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा कब शुरू की गई थी, तो 1953 में। ठीक है, एक महत्वपूर्ण चीज आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि इसी ग्रामीण मंत्रालय के अंतर्गत, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय था, इसी के अंतर्गत एक कोष बनाया गया था भाई, जिसका नाम था राष्ट्रीय ग्राम विकास कोष। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यार, इंपॉर्टेंट है ये। तो राष्ट्रीय ग्राम विकास कोष, इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। और ये मतलब एक ऐसा फंड था जिसकी सहायता से ग्राम का विकास किया जाता। ठीक है, तो ग्रामीण विकास के संदर्भ में जितनी भी फंड एलोकेशन होता है, जितना भी फंड जारी किया जाता है, वो 1984 के तहत एक नए फंड का निर्माण किया गया जिसका नाम था राष्ट्रीय ग्राम विकास कोष। आपसे सामान्यतया ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय ग्राम विकास कोष का गठन कब किया गया। तो बस इतनी सामान्य सी बात आपको जाननी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहां से थोड़ी सी चीजें और क्लियर हमारी होंगी कि सामुदायिक विकास योजना, मतलब जो वर्ष 1953 में शुरू की गई थी, सामुदायिक विकास योजना तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा, अच्छा सॉरी, सामुदायिक विकास योजना ये शुरू किया गया था 1952 में। ठीक है, इसको हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो सामुदायिक विकास सेवा कब शुरू किया गया भाई, 1952 में। मैंने बताया भी अगस्त 1952 में। और ये जो राष्ट्रीय विस्तार सेवा है, ये एक मिनट, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कब शुरू किया गया, राष्ट्रीय विस्तार सेवा शुरू किया गया 1953 में। अब इनकी समीक्षा करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया 1957 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज में जो मील का पत्थर है बलवंत राय मेहता साहब। आपको पता है होगा कि बलवंत राय मेहता साहब को भारत में पंचायती राज का शिल्पकार कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में पंचायती राज का शिल्पकार किसको कहते हैं, बलवंत राय मेहता साहब को। फिलहाल यहां पर आते हैं, तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया। अब इन्होंने एक रिकमेंडेशन की, अनुशंसा की, सत्ता के विकेंद्रीकरण की अनुशंसा इन्होंने की। और इनकी अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी गई। ठीक है, अगर ओवरऑल देखें, भारत में अगर पूछा जाए कि पंचायती राज के जनक कौन है, तो आपको पता होगा लॉर्ड रिपन साहब को पंचायती राज का गठन जनक कहा जाता है। इन्होंने वर्ष 1882 में भारत में पंचायती राज की नींव डाली थी। लेकिन वास्तविक तौर पर जो पूरे भारत पर लगातार जिन्होंने पंचायती राज की नींव को अग्रसर किया, वो थे बलवंत राय मेहता। और इन्होंने वर्ष 1957 में रिकमेंडेशन दिया था। और इनकी जो रिकमेंडेशन थी, याद रखिएगा, वो त्रिस्तरीय पंचायती राज की इन्होंने सिफारिश की थी। मतलब इन्होंने कहा था कि सबसे पहला पंचायत गांव स्तर पे होना चाहिए, उससे ऊपर एक ब्लॉक स्तर पे और उससे ऊपर एक जिला स्तर पे। तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात इन्होंने कही थी बलवंत राय मेहता साहब ने। इसके बाद देखिए, 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में यह व्यवस्था लागू की गई। तो सबसे पहले कहां पर, राजस्थान के नागौर जिले में, और उसके बाद राजस्थान के नागौर जिले के बाद आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में यह व्यवस्था लागू कर दी गई। ठीक है, तो इतनी बात हम लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए, पंचायतों की समीक्षा के लिए गठित समितियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि आज की स्लाइड का सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट यहाँ है। यहाँ पर इसलिए साफ साफ मैंने स्पष्ट लिख दिया है ताकि आपको ये पता चले, यहीं से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। पीसीएस तक में यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ऐसे एक तरफ यहाँ से समिति दे देगा और दूसरी तरफ उनकी सिफारिश दे देगा। अब जैसे यही सेम एज इट इज मान लीजिए, बलवंत राय मेहता समिति, फिर अशोक मेहता समिति, फिर GV के राव समिति,
और फिर एलएम सिंघवी समिति, या ऐसे देगा वर्ष दे देगा इनका और कहेगा मैच कराइए, या इनका सिफारिश दे देगा कहेगा मैच कराइए। तो आशा करता हूं कि आप प्रश्न की टेंडेंसी समझ पा रहे होंगे, प्रश्न का प्रारूप समझ पा रहे होंगे। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। ये जो गठन हुआ था बलवंत राय मेहता समिति का, ये वर्ष 1957 में हुआ था और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायतों की सिफारिश की थी। ठीक है, उसके बाद वर्ष 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ और अशोक मेहता साहब ने द्विस्तरीय पंचायतों की सिफारिश की बात कही। ये प्रश्न आपको पता होगा कि न जाने कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायतों की सिफारिश किसने की, द्विस्तरीय पंचायतों की सिफारिश किसने की। ठीक है, तो यहीं से इसको एकदम रट लीजिए, क्लियर कर लीजिए। फिर तीसरी जो समिति बनी वो GV.K. राव समिति बनी। इसका गठन हुआ वर्ष 1985 में। देखिए मेरे भाई, दो चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। एक तो इनके स्थापना का वर्ष, जब ये गठित हुई तो उसका वर्ष आपको याद करना है, और उससे भी महत्वपूर्ण चीज कि इन्होंने रिकमेंडेशन किस चीज का किया था, इन्होंने किस चीज की सिफारिश की थी। तो GV.K. राव समिति जिसका गठन वर्ष 1985 में हुआ, इन्होंने निर्धनता उन्मूलन के लिए, मतलब उन्मूलन मतलब होता है समापन करना, समाप्ति करना, तो निर्धनता उन्मूलन के लिए ग्रामीण विकास की आवश्यकता पर जोर दिया। तो आज से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी पंचायती राज में से, मतलब निम्न पंचायती राज समितियों में से कौन सी समिति ऐसी थी जिसने निर्धनता उन्मूलन के लिए ग्रामीण विकास की आवश्यकता पर जोर दिया। ठीक है, फिर अगली कमेटी है एलएम सिंघवी समिति। एलएम सिंघवी कमेटी, इसका गठन हुआ था 1986 में। इन्होंने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात की थी। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी समिति ऐसी थी जिसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी। अब पीके थुंगन समिति की भी बात कर लेते हैं। पीके थुंगन समिति जो थी 1987 में, इसने भी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी। इसको समझ लीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए प्रश्न आ गया कि निम्न में से कौन सी ऐसी समिति थी जिसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही, तो आप हमेशा एलएम सिंघवी ही लगाइएगा, ये मेरी आपको सलाह है। अब देखिए उसका कारण भी स्पष्ट है, क्योंकि एलएम सिंघवी समिति पहले बनी और इन्होंने पहले रिकमेंडेशन किया कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, इसलिए आपका आंसर एलएम सिंघवी ही होना चाहिए। तो देखिए भाई, यहाँ से दो बातें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। एक तो समिति की स्थापना। अब देखिए एक चीज मैं आपसे अपील और करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि जिस क्लास में जो चीज बता दी जाए भाई उसी दिन उसको याद कर लिया करिए, दूसरे दिन, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। हमने शुरू में ही कहा था कि हम लोग टारगेटेड 20-22 दिन में हम लोग पूरा चीज कवर करने वाले हैं, तो इसलिए रोज का रोज आपको ये याद करना है। ठीक है, तो समिति का यहाँ से वर्ष याद कर लीजिएगा और वर्ष के याद करने के बाद आप उसका सिफारिश याद कर लीजिएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप पेपर देने बैठेंगे इस बार लेखपाल का, जब 24 जुलाई को, तो यहाँ से आज की इस क्लास से आपको प्रश्न अवश्य मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूं कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, कुछ और चीज देख लेते हैं अगर इसमें होगा तो। हाँ, अब देखिए एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि पी नरसिम्हा राव के समय 73वां संविधान संशोधन 1992 पारित किया गया। तो यहां से पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, मान लीजिए आपसे पूछ ले कि जब भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की जा रही थी तो उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो आंसर क्या देंगे? पी नरसिम्हा राव। क्या आंसर देंगे? पी नरसिम्हा राव। ठीक, तो ये हमारे प्रधानमंत्री थे जब पंचायती राज को लागू किया जा रहा था। अब इन्हीं के समय 73वां संविधान संशोधन 1992 पारित हुआ और जो कि 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। अब चूंकि 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया, इसीलिए 24 अप्रैल को मनाया जाता है क्या? पंचायती राज दिवस। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर हमको पता है कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये भी हमको स्पष्ट हो गया भाई, इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अब उससे भी महत्वपूर्ण चीज यहां पर है भाई, उससे भी महत्वपूर्ण चीज ये है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत विधि संशोधन विधेयक लागू हो गया। कब हुआ भाई?
22 अप्रैल 1994, अति महत्वपूर्ण चीज है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। उत्तर प्रदेश में पंचायत विधि संशोधन विधेयक कब लागू हुआ, इसको तो तुरंत याद कर लीजिए, 22 अप्रैल 1994। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों की प्रणाली 1961-62 में ही लागू थी। ये इतनी महत्वपूर्ण चीज नहीं है जितनी कि ये है, इसलिए आप इसको जरूर याद कर लें कि 22 अप्रैल 1994 को उत्तर प्रदेश में पंचायत विधि संशोधन विधेयक लागू हो गया था। ठीक है, स्पष्ट है ये बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए एक संस्था है जिसका नाम था कापार्ट। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो स्लाइड में ये लोग लिखना भूल गए थे, उसको मैं आपको बता दे रहा हूं कि वर्ष 1986 में कापार्ट का गठन किया गया। ठीक है, तो वर्ष 1986 में कापार्ट का गठन किया गया। इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये है कापार्ट। ये इसका उद्देश्य ये था कि ग्रामीण प्रशासन में सामूहिक सहयोग प्राप्त करना। ठीक है, कोई भी देखिए कार्यक्रम तभी सफल होगा जब उसमें सामूहिक सहयोग मिलेगा। तो सबके सहयोग के लिए कापार्ट की स्थापना की गई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि कापार्ट की स्थापना कब की गई थी, तो हम आंसर दे सकते हैं कि 1986 में कापार्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अब आगे इसी में हरित क्रांति की बात कर लेते हैं। हरित क्रांति, देखिए हमारे यहाँ खाद्यान्न की समस्या को दूर करने के लिए वर्ष 1966 में भारत में हरित क्रांति लाई गई। और ये जो हरित क्रांति के जनक आप जानते हैं, हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं, भारत में कहे जाते हैं एमएस स्वामीनाथन। तो एमएस स्वामीनाथन जो हैं भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, और अगर आपको पूछा जाए कि वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं, तो हम लोग जानते हैं नॉर्मन बोरलॉग। ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, तो ये हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं वैश्विक स्तर पर। लेकिन अगर पूछेगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वो क्या बताएंगे आप, एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, तो इन्होंने नई तकनीक से चीज़ों को जो फसल का उत्पादन बढ़ाने की बात कही, तो सबसे पहले हरित क्रांति का जो है प्रयोग वो गेहूं पर हुआ था। ये भी महत्वपूर्ण चीज आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद चावल पर भी इसका प्रयोग किया गया। तो लेकिन हालांकि आपके लिए महत्वपूर्ण ये है कि सबसे पहले हरित क्रांति का प्रयोग किस फसल पर किया गया, तो आंसर है गेहूं पर। ठीक है, तो हमारे यहाँ पैदावार ये ज़्यादातर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहाँ और पंजाब के क्षेत्रों में इसका दूरगामी परिणाम देखने को मिला हरित क्रांति का। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग देख ले रहे हैं। चीज़ों को मैं जल्दी जल्दी थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि एक तरह से मैं जानता हूँ कि ये सब आप लोगों को पता ही होगा, रिवीजन जिससे आपका हो जाए और चीज़ें हमारी छूटने भी ना पाएँ। ठीक है, तो चलिए फिर अगली क्लास में आपसे हम मुलाकात करते हैं और फिर बची हुई चीज़ों को आगे हम आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार और खूब मन लगाकर आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।